हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम रस सुंदरी देवी की फेमस ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। चलिए हम लोग इस ऑटोबायोग्राफी के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को अच्छे तरीके से समझते हैं। रस सुंदरी देवी का जन्म हुआ था 1809 में और उनकी डेथ हुई 1899 में। और ये एक बंगाली औरत थी और कह सकते हैं कि इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी वो एक औरत द्वारा लिखी गई पहली ऑटोबायोग्राफी थी इंडिया की। और इनका जन्म हुआ था ईस्टर्न बंगाल में। अमर जीवन का मतलब होता है माई लाइफ यानी मेरी जिंदगी। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें उन्होंने अपनी जीवन गाथा लिखी है, बताया है कि उनके साथ क्या क्या हुआ उनकी लाइफ में। और ये पब्लिश हुई थी 1876 में। अब चलिए हम लोग इस ऑटोबायोग्राफी की समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो अमर जीवन या माई लाइफ जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें रस सुंदरी देवी ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया है कि बचपन में उनके साथ क्या क्या हुआ, उनकी शादी कैसे हुई, शादी के बाद की जिंदगी कैसी थी, ये सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। खास तौर पे ऑन अ डीपर प्लेन, यानी अगर डीपली इस ऑटोबायोग्राफी को समझें तो वो अपनी आत्मकथा में ये बता रही हैं कि वो कितनी ज्यादा डिससेटिस्फाइड थी उस जमाने से, जब औरतों को, लड़कियों को कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी पढ़ाई लिखाई करने की। और कैसे उनके मन में हमेशा एक डर बैठा हुआ रहता था और वो फ्रस्ट्रेटेड महसूस करती थी क्योंकि उन्हें एक सर्टेन तरीके से ही चलना था, एक सर्टेन रास्ते पर, एक सर्टेन पाथ पर, इसीलिए क्योंकि वो एक औरत थी। तो अ, उनकी शादी और खासतौर पे शादी के बाद वो अपने सारे हाउस होल्ड कोर्स यानी सारे घरेलू काम करती थी, लेकिन फिर भी हाँ, उन्हें पढ़ाई लिखाई करने की कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती थी। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है वो एक विंडो है, एक खिड़की है जिससे हमें 19th सेंचुरी रिफॉर्मिस्ट बंगाल यानी 19th सेंचुरी में बंगाल में क्या क्या होता था, खास तौर पे एक फ्यूडल हाउसवाइफ यानी एक अमीर हाउसवाइफ की लाइफ तब कैसी थी, इसके बारे में हमें पता चलता है कि कैसे तब की औरतों को इनइक्वालिटी फेस करना पड़ता था, ऑपरेशन यानी उन्हें दबाया जाता था, कोई भी अपॉर्चुनिटीज उन्हें नहीं मिलती थी। ये सब बताया गया है। द बुक क्रिएट्स अ पिक्चर ऑफ द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ द स्टेटस एंड रोल ऑफ वुमेन। तो ये जो बुक है वो बताती है कि औरतों का जो स्टेटस है, रोल है, वो कैसे बदलता गया उस जमाने से। आज का जो दौर है वो एकदम ही अलग है। टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द सोसाइटी शी वॉज born in, lived in, and was part of her very desire for learning to read and write was an act that challenged the norms। तो वो जिस समाज में पैदा हुई थी रस सुंदरी देवी, उस टाइम में और उस समाज के लिए एक औरत का पढ़ना लिखना एक बहुत बड़ी बात थी और एक ऐसी बात थी जो चैलेंज करती थी सोसाइटी को। तो वो बताती हैं कि कैसे जब उन्होंने पढ़ने लिखने की कोशिश की तो एक पब्लिक कंट्रोवर्सी हो गई थी और इस चीज के बारे में सोच के ही वो कांप जाती हैं, ट्रेम्बल करती हैं। तो वो बताती हैं कि जब वो सिर्फ 14 ईयर्स की थी, 14 साल की थी, तब से उनके मन में पढ़ने लिखने की इच्छा थी। लेकिन 14 साल की उम्र में ऑलरेडी उनकी शादी हो चुकी थी और वो एक ट्रेडिशनल बंगाली हाउसवाइफ का सारा कामकाज किया करती थी। लेकिन उस जमाने का समाज ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई औरत या लड़की पढ़ाई लिखाई कर रही है। एंड येट लर्न शी डिड ऑल ऑन हर ओन। लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ खुद से सीखा। एज अ चाइल्ड इन हर मदर्स होम, तो जब वो अपनी माँ के घर में थी, सिर्फ एक बच्ची थी, तो जो घर के लड़के हुआ करते थे वो पढ़ाई लिखाई करते थे और वो दूर से ही उन लड़कों को पढ़ते हुए देखा करती थी। बंगाली और पर्शियन लेटर्स देखा करती थी जब वो लड़के पढ़ रहे होते थे। तो उनको कलम उठाने तक की इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सिर्फ देख कर ही, दूर से देखकर ही उन्होंने उन सिंबल्स को याद कर लिया था। और वो उन साइंस को, उन सिंबल्स को अपनी किचन वॉल पर, जो कि काली पड़ चुकी थी, उस पे वो लिख लिख कर प्रैक्टिस किया करती थी और इस तरीके से उन्होंने उन अक्षरों को सीख लिया था। और एक्सट्रीमली बिजी होने के बावजूद भी वो इस तरीके से पढ़ना लिखना फाइनली सीख गई। तो पूरी बुक में उन्होंने अपनी जिंदगी के इस तरह की हैपनिंग्स के बारे में बताया है और एक औरत का क्या स्टेटस था उस जमाने में ये भी बताया है। और वो ये डिजायर करती हैं पूरी बुक में कि काश औरतों को और ज्यादा आजादी मिले, लेकिन उस जमाने में बिल्कुल भी आजादी नहीं थी। फिर वो एक और एग्जाम्पल देती हैं कि किस तरीके से लोग उन्हें फादर्स डॉटर कहते थे, यानी कि ये तो अपने पिता की बेटी है ऐसा, लेकिन उसे
इस बात से भी ऑब्जेक्शन था क्योंकि उसके पिता बहुत पहले ही गुजर चुके थे। तो जब वो बहुत छोटी थी तभी उसके पिता गुजर चुके थे और वो ये मानती थी कि वो अपनी माँ की बेटी है, लेकिन फिर भी लोग उसे अपने पिता की बेटी कहते थे क्योंकि वो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी थी और पिता के नाम से ही सभी को जाना जाता था। शी हैज़ रिटन अबाउट दिस हाउ दिस सैडेंड हर। तो वो बताती हैं कि कैसे ये चीज़ उन्हें बहुत दुख देती थी और परेशान करती थी। क्लियरली शी हैड अ फियर सेंस ऑफ हर ओन आइडेंटिटी एंड डिजायर टू प्रोटेक्ट इट। तो उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी खुद की एक पहचान है और वो उसे बचाना चाहती हैं। और फिर उसके बाद फिर वो एक और इंस्टेंस के बारे में हमें बताती हैं कि कैसे जब उनकी शादी हुई तो उन्हें एक पालकी में पैलिनक्विन यानी कि पालकी में बैठाकर लोग ले जाने लगे और उन्हें ऐसा लगने लगा कि जिस जगह को वो घर कहती थी उसे छोड़कर अब उन्हें एकदम एकदम ही अननोन जगह पर जाना होगा, ऐसी जगह को जिसको वो जानती भी नहीं है। और इसीलिए वो डर जाती हैं और रोने भी लगती हैं और तब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो एक बलि का बकरा है, सैक्रिफिशियल गोट हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कब उनको ऐसा महसूस होता है कि वो एक सैक्रिफिशियल गोट है। तो उन्हें ये चीज़ भी अच्छी नहीं लग रही होती है और बहुत ही हेल्पलेस भी महसूस होता है कि वो अपनी खुद की मदद नहीं कर पा रही हैं, ऐसा उन्हें महसूस होता है। वेड टू एन अननोन पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति से उनकी शादी कर दी जाती है जिसे वो जानती नहीं है। स्नैच्ड अवे फ्रॉम होम, और घर से ले जाया जाता है और अब एकदम स्ट्रेंजर्स के बीच में उन्हें रहना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। हाउएवर शी हेल्ड हर न्यू फैमिली एंड द पीपल देयर इन हाई रिगार्ड। लेकिन फिर भी वो अपने घर के नए सदस्यों को वो हाई रिगार्ड यानी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं और कमेंट करती हैं दैट द पीपल देयर वेर वेरी गुड, कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। दे वर फॉन्ड ऑफ हर, और वो उसे पसंद भी करते थे। वेन एवर शी वॉज फिजिकली इल दे वर सो कंसर्न दैट शी फॉरगॉट ऑल हर डिस्कम्फर्ट। और जब वो बीमार पड़ती तो वो लोग उसकी देखभाल भी करते थे और इसीलिए वो अपना सारा गिला शिकवा भूल गई। इवन द नेबर्स एंड सर्वेंट्स वेर काइंड। तो जो नेबर्स और सर्वेंट्स थे वो भी बहुत अच्छे से उसके साथ पेश आते थे। और इवन दो उसे एकदम केज्ड महसूस होता था और पिंजड़े की चिड़िया जैसा महसूस होता था, लेकिन फिर भी अपने आसपास के लोगों से वो नफरत नहीं करती थी और अपनी इसी एनर्जी को वो पढ़ने लिखने में लगाती थी। और इस तरीके से इस डिफिकल्ट पाथ पर वो चलती गई। इसके बाद फिर से एक इंसिडेंस दिखाया जाता है जब वो एक विधवा हो गई। उसके हस्बैंड फरवरी 1869 में मर गए और तब जैसा कि कस्टम था, बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग कस्टम, यानी कि एक ऐसा कस्टम जिसकी वजह से औरतों को नीचे देखना पड़ता था, यानी उनके साथ बदसलूकी होती थी। वो ये था कि किसी औरत का जब हस्बैंड मर जाता था तो उसके सर को शेव कर दिया जाता था, पूरी तरीके से उसके बालों को काट दिया जाता था। तो ये जो एक्सपीरियंस था वो रस सुंदरी के लिए मौत से भी बदतर था। तो फिर से लेकिन इस चीज को भी उसने अपनी जो पढ़ने लिखने की एनर्जी है उसमें ला दिया। और वो बता रही हैं कि किस तरीके से वाइफ्स का बहुत एक पिटिएबल कंडीशन था, सिचुएशन था उस जमाने में। और जो बीवियां थी, खास तौर पे पति के मरने के बाद उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होता था। शी लैमेंट्स अपॉन हर मिसफॉर्च्यून ऑफ बीइंग अ वुमन। और उसके बाद फिर वो एक औरत होने की वजह से क्या क्या मिसफॉर्च्यून उन्हें फेस करना पड़ा। खास तौर पे सबसे बड़ा मिसफॉर्च्यून उनके लिए ये था, बैड लक ये था कि जब उनकी माँ मर रही थी तब माँ की देखभाल करने के लिए भी उन्हें जाना नहीं पड़ा, जस्ट बिकॉज कि वो एक औरत हैं। तो वो अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा क्लोज थी, क्लोज महसूस करती थी, लेकिन फिर भी उन्हें जाने नहीं दिया जब उनकी माँ मर रही थी। बिकॉज द हाउस वर्क वुड हैव सफर्ड, क्योंकि अगर वो चली जाती तो घर का काम कौन करता, ये बोल के उनको अपनी माँ को देखने भी नहीं दिया गया जब उनकी माँ मर रही थी। तो फिर से अपने मन को लगाने के लिए उन्होंने राइटिंग को ही चुना और वो फिर से पढ़ाई लिखाई में अपना मन लगाने लगी। वन सीज थ्रू काउंटलेस रेफरेंसेस थ्रू आउट द बुक दैट शी हैड एन अनशेकेबल ट्रस्ट इन द अलमाइटी। इसके बाद फिर पूरी बुक में ये दिखाया गया है कि कैसे रस सुंदरी देवी को ऑलमाइटी यानी भगवान पर बहुत यकीन था और ये जो उनका यकीन था वही उन्हें ताकत देता है। ऑल हर पेन्स वर बेरेबल एज गॉड विल्ड देम टू बी। तो वो ऐसा मानती थी कि जो भी दुख दर्द उनको आ रहे हैं वो शायद भगवान की मर्जी से ही आ रहे हैं।
और इसीलिए उन्हें कोई कंप्लेंट्स नहीं थी। इट इज़ गॉड्स नेम दैट गिव हर स्ट्रेंथ, बल्कि वो ये मानती थी कि भगवान का जो नाम है वही उन्हें ताकत देता है और उस ताकत से ही वो अपनी सारी डिफिकल्टीज को फेस कर पा रही हैं। इनफैक्ट इट कैन बी रिकॉल्ड दैट इट वाज हर डिजायर टू रीड रिलीजियस बुक्स दैट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर हर लर्निंग टू रीड। तो वो कहती हैं कि कैसे वो धार्मिक किताबें पढ़ना चाहती थी और इसी वजह से वो पढ़ना लिखना सीखना चाहती थी। इट वॉज हर फर्म बिलीव दैट गॉड वांटेड हर टू लर्न एंड रीड एंड राइट। तो वो ऐसा मानती थी कि भगवान ही चाहते हैं कि वो पढ़ना लिखना सीखें, और इसीलिए किसी भी तरह का ऑपरेशन, किसी भी तरीके की चुनौतियां और प्रॉब्लम्स उन्हें रोक नहीं पाई, और किसी भी तरीके से उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म की। तो ये सारी बातें उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा में बताई हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।